हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कोरेक्टेशन ऑफ एरोटा के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो कोरेक्टेशन का मतलब होता है नैरोइंग या संकुचन या फिर पतला होना, नॉर्मल भाषा में बोलें तो यहाँ पे क्या नैरो हो रहा है, एरोटा जो है हमारा वो नैरो हो रहा है। ठीक, अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। एरोटा ये मैं थोड़ा सा बनाकर दिखा देती हूँ आपको। ये है हमारा हार्ट। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पल्मोनरी आर्टरी हमारी, ये चैम्बर्स आप जानते हो 4 होते हैं। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में कैरी आउट करता है, इसकी नैरोइंग की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, होप सो समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो कोरेक्टेशन ऑफ एवोर्टा जो है, इसको और क्या बोलते हैं, एवोर्टिक कोरेक्टेशन बोलते हैं। ठीक है, एक कॉमन हार्ट कंडीशन है जो कि बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, या फिर मतलब ये कह सकते हैं कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट में एक कॉमन हार्ट डिफेक्ट है। ठीक है, अब इंसिडेंट की बात कर लेते हैं। तो 4 to 6% कंट्रीब्यूट करता है ऑल कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ की बात करें तो, और अप्रॉक्सीमेटली 10,000 में 4 बच्चों को होने के चांसेस होते हैं। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन की, तो बहुत ही ईजी है। कोरेक्टेशन ऑफ एरोटा सिंपली क्या है, नैरोइंग ऑफ एरोटा। ठीक है, यानी कि एरोटा की क्या हो रही है, नैरोइंग हो रही है, वो पतला हो रहा है। अब ये देख लेते हैं, कोरेक्टेशन ऑफ एवोर्टा जो है वो क्या है, नैरोइंग है या शार्प इंडेंटेशन है एंटीरियर, लेटरल या पोस्टीरियर वॉल ऑफ एरोटा। तो अभी हम बात करेंगे कि टाइप्स क्या क्या होते हैं कोरेक्टेशन ऑफ एवोर्टा के। तो आप ये देखो, ये वाला डायग्राम, तो ये आपको दिख रहा है, ये है हमारा क्या, एरोटा। ठीक है, ये असेंडिंग एरोटा दिख रहा है। ये एरोटा जो है, इसका ये पार्ट जो है वो अपर बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। ऐसे ही डिफरेंट एरोटा के पार्ट जो हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं। अब आप ये ध्यान देने वाली बात है, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है और ये क्या है हमारा एरोटा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन, फीटल जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके केस में ये जो है, ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है किसके बीच में, एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। इसको बोलते हैं हम डक्टस आर्टरियोसस। क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टरियोसस। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है किसको, कोरेक्टेशन ऑफ एरोटा को। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम कट करके निकालते हैं। देखो, इसको देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये एरोटा दिख रहा है। अब जब ये नैरोइंग जो है एरोटा की, वो ये जो डक्टस आर्टरियोसस है इसके नीचे हुई होगी, इसके पीछे हुई होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट डक्टल कोरेक्टेशन ऑफ एरोटा, या फिर इसको बोलते हैं एडल्ट टाइप ऑफ कोरेक्टेशन। ठीक है, समझ में बात आ रही है। जो ये डक्टस आर्टरियोसस है, इसके पीछे वाले सिरे में अगर नैरोइंग हुई होगी तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट डक्टल कोरेक्टेशन ऑफ एरोटा या फिर एडल्ट टाइप ऑफ कोरेक्टेशन। फिर ये रहा हमारा पहला टाइप। फिर दूसरा क्या होता है, आप ये देखो, ये डक्टस आर्टरियोसस के अगर पहले नैरोइंग हुई होगी तो उसको बोलते हैं हमारा प्री डक्टल कोरेक्टेशन ऑफ एरोटा या फिर इन्फेंटाइल कोरेक्टेशन। ये हमारा सेकेंड टाइप। तो हमें समझ में आ गया कि जो कोरेक्टेशन ऑफ एरोटा होता है उसका 2 टाइप होता है। अगर मान लीजिए नैरोइंग जो एरोटा की है वो डक्टस आर्टरियोसस के बाद हुई है, ठीक है, डक्टस आर्टरियोसस पहले आ गया, बाद में नैरोइंग हुई, तो क्या बोल देंगे, पोस्ट डक्टल कोरेक्टेशन, या फिर इसको कहते हैं एडल्ट टाइप ऑफ कोरेक्टेशन। अगर मान लीजिए ये डक्टस आर्टरियोसस के ऊपर हुई है, पहले हुई है, तो क्या बोल देंगे, प्री डक्टल कोरेक्टेशन ऑफ एरोटा, या फिर क्या बोल देंगे, इन्फेंटाइल टाइप ऑफ कोरेक्टेशन। ठीक है, आई होप सो कि टाइप्स क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉज की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट कॉज तो अननोन है कि किस वजह से होता है ये, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम देखेंगे। तो जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, यानी कि म्यूटेशन वगैरह या जीन में कोई प्रॉब्लम हुई हो उसकी वजह से हो सकता है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, की बहुत ही ज़रूरी बात है कि कोरेक्टेशन ऑफ एरोटा के साथ कौन सा सिंड्रोम एसोसिएटेड होता है कॉमनली, तो वो है हमारा टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, ट्रोमेटिक इंजरी हो सकती है, कोई इन्फ्लेम्ड आर्टरी हो सकती है उसकी वजह से हो गया हो, सब एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकता है, या फिर टेट्रोजन की वजह से, यानी कि कुछ हार्मफुल केमिकल्स हैं
उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कोई इन्फेक्शन है मदर को उसकी वजह से भी ये कभी कभी कॉज हो सकता है। अब देखते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी। देखो अब क्या है, एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या हुआ है, एओर्टिक वॉल जो है हमारी वो नैरो हो गई है। हो सकता है उसके अंदर थिकनिंग हो गई, उसकी वजह से नैरोइंग हुई है उसकी, या स्कैरिंग हुई है, कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है, या फिर वॉल्व के जो फ्लैप थे वो फ्यूज़ कर गए हैं, इस वजह से भी नैरोइंग हो सकती है। इसकी वजह से क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगी ब्लड को इजेक्ट करने में एरोटा से, और लेफ्ट वेंट्रिकल को एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा एरोटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजने के लिए। अब लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेशन होगा उसकी वजह से, और हाइपरट्रॉफी होगी उसकी वजह से। फिर इसकी वजह से क्या होगा, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो डिक्रीज करेगा, और जब मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो जो वॉल्यूम है ब्लड का वो उतना नहीं जा पाएगा जितना उसे जाना चाहिए। उसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा डिक्रीज करेगा, और एज वेल एज कार्डियक आउटपुट भी हमारा डिक्रीज करेगा। और जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करेगा तो जो साइन दिखेंगे वो हमें हार्ट फेलियर के साइन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की या साइन एंड सिम्टम। अब आप ये देखो कि सबसे पहला साइन जो दिखेगा वो ब्लड प्रेशर हमें हाई दिखेगी, किसकी, अपर एक्सट्रीमिटी की, क्योंकि आप देखो ये जो हमारा एरोटा है, तो जो असेंडिंग आर्टरी होती है ना मेनली, ये हमारा डक्टस आर्टरियोसिस है, आप ये ऐसे थोड़ा सा समझ लो, इसके बाद नैरोइंग हो रखी है। ठीक, तो जो अपर एक्सट्रीमिटी में ब्लड जा रहा है वो तो यहाँ से जा रहा है ना, तो यहाँ पे तो कोई फ्लो होगा, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा नहीं, तो जितनी तेज़ से वेंट्रिकल हमारा पुश करेगा ब्लड को उतनी तेज़ ही अपर एक्सट्रीमिटी में भेजेंगे। ठीक है, तो अपर एक्सट्रीमिटी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। अब ये जो डिसेंडिंग एओर्टा होता है इसके थ्रू हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी में जाता है ब्लड, तो यहाँ पे नैरोइंग हो गई है जिसकी वजह से ब्लड हमारा क्या करेगा, धीरे जाएगा, यानी कि जिसका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज्ड होगा, तो लोअर एक्सट्रीमिटी में हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज दिखेगा। हेडेक होगा, ठीक है, डिजीनेस हो सकती है, और एपिस्टैक्सिस हो सकता है, क्योंकि ऊपर जो ब्लड है वो बहुत तेज़ी से जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, नोज ब्लीडिंग हो सकती है, हमें डिजीनेस हो सकता है और हेडेक हो सकती है। वीक या डिले फीमोरल पल्सेस आएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो लोअर एक्सट्रीमिटी में जो ब्लड भेज रहा है हमारा डिसेंडिंग एरोटा, वहाँ पे नर्विंग हो गई है, तो क्या होगा, वीक और डिले पल्स, फीमोरल पल्स दिखेंगी। स्ट्रॉन्ग ब्रैकियल पल्स, यानी कि ब्रैकियल का जो पल्स होगा, सेम रीज़न है कि यहाँ पे फोर्सफुली जा रहा है, तो ऊपर भी ब्रैकियल रीजन में भी हमारा पल्स क्या दिखेगा, इंक्रीज दिखेगा। इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन हो सकता है, पेन होगा, वीकनेस लेग्स में दिखेंगी, लेग्स में भी कूलर देन आर्म्स, वही सेम रीज़न है ब्लड प्रेशर की वजह से, क्योंकि ब्लड प्रेशर आर्म में ज़्यादा है तो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से वो फास्ट हो रही है, तो उसकी वजह से आर्म हमारे क्या होंगे, मतलब हॉट साइड पे होंगे, टेम्परेचर उनका इंक्रीज होगा। मरमर प्रेजेंट होगा, कंटिन्यूस मरमर भी ऑडिबल हो सकता है अगर कोलेट्रल्स ऑफ चेस्ट वॉल पे हम अस्कल्टेट करें तो। ठीक है, फिर डायग्नोसिस की बात करते हैं, क्या क्या करा सकते हैं, तो हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन तो करेंगे ही, ईसीजी में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी दिखेगी, एसटी एंड टी वेव जो होगा वो चेंज दिखेगा। चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो प्रोमिनेंट असेंडिंग एरोटा दिखेगा हमें, और एरोटिक नकल सुनाई देंगे। फिर बेरियम सैलो कर सकते हैं, ये क्या कर देगी, साइट ऑफ कोरेक्टेशन को कंफर्म कर देगी कि प्री डक्टल है या पोस्ट डक्टल है, यानी कि इन्फेंटाइल है या एडल्ट टाइप का है। इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं, इसमें शेल लाइक कॉन्स्ट्रिक्शन देखने के लिए मिलेगी, डिसेंडिंग एरोटा। कलर डॉपलर कराएंगे तो इसमें एक्सेलरेशन देखने के लिए मिलेगा, और साइट ऑफ नैरोइंग हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखो तो आप ओल्डर चिल्ड्रन में हम मेनली क्या करते हैं, बैलून डायलेशन करते हैं यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे नैरोइंग हुई है वहाँ पे एक बैलून टाइप का डालेंगे और इसे अंदर जाके क्या करेंगे, इसको फुला देंगे। ठीक है, उसकी वजह से जो वॉल नैरो हुई थी वो फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, अब आप ये देखो कि प्रोस्टाग्लैंडिन E1 देंगे, यानी कि कोई डक्टल पेटेंसी है, यानी कि डक्टस आर्टरियोसिस अभी खुला हुआ है, तो एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता रहे, मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता रहे, ताकि बच्चा सर्वाइव कर जाए। रिसेक्शन एंड एंड टू एंड एनास्टमोसिस, इसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। अब ये देखो, ये हमारा एरोटा वाला सेक्शन, और ये डक्टस आर्टरियोसिस, मान लीजिए यहाँ पे नैरोइंग हो रखी है।
ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से ठीक है ये चीज़। तो हम क्या करेंगे इसको, रिसेक्शन एंड एंड टू एंड एनास्टोमोसिस में ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला कट करके अलग कर देंगे। ठीक है, ये वाला कट करके हम हटा देंगे और फिर क्या करेंगे, इसको ये वाला एंड और ये वाला एंड आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो फिर से ये नॉर्मल एरोटा की तरह बन जाएगा। ये रिसेक्शन करके हमने जो डिफेक्टिव या नैरोड पार्ट था उसको हटा दिया, तो ये फिर से ऐसे हमारा क्लियर एरोटा बन जाएगा। फिर सब क्लेविन फ्लैप क्या होता है, सब क्लेविन फ्लैप में हम क्या करते हैं, ये वाला जो है हमारा सुपीरियर वाला आर्टरी, इसको हम कट करके क्या कर देते हैं, फिर से यहाँ पे जहाँ पे नैरोइंग हुई है यहाँ पे हम पेस्ट करके इसको फिर से लेवल पे ले आते हैं। ठीक है, बैलून एंजियोग्राफी का मतलब क्या है कि जहाँ पे नैरोइंग हुई है यहाँ पे हम एक बैलून डाल के इसको क्या करते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं, फिर से हम इसको इन्फ्लेट करते हैं, तो ये भी पार्ट जो हमारा होता है वो फूल जाता है और फिर से नैरोइंग इसकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो होप सो क्लियर हुआ होगा चीज़ें। ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।